हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव जी फिर आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेकर के आया हूँ ग्रामीण विकास के, जो आपके लेखपाल या अदर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, कहते हैं कि किसी भी चीज़ की शुरुआत अगर हम कर दें तो जब तक उसका अंत ना हो जाए तब तक उसमें बने रहना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे पहले वीडियो से जुड़े हुए जितने भी इस चैनल के श्रोता हैं या हमारे साथ के जो लोग हैं, जो हमारे इष्ट मित्र हैं, सभी के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अब शुरू से जुड़े हैं तो अंत तक जुड़े रहिए। और आपके लिए एक खुशखबरी है कि अप्रैल में ही आपका एग्जाम लेखपाल का होने जा रहा है और अप्रैल में ही आपका वीडियो का भी एग्जाम लगभग होगा। तो इसलिए आप लोग पूरी तरह से तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि बिना लक्ष्य को हिट किए जिंदगी बेकार हो जाती है। इसलिए लक्ष्य को पे निशाना लगाइए और जानते हैं कि सरकार परिवर्तन होने वाली है या परिवर्तित ना हो, क्या होगा क्या नहीं होगा, इसलिए 5 साल फिर से मत गवाइए और अब ही एग्जाम में सिलेक्शन लीजिए। इसलिए जुड़े रहिए मेरे साथ। आइए देखते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो इसमें सबसे पहला है कि खसरा क्या होता है। क्या है खसरा? क्या होता है? आप लोग वैसे खसरे से, जो गांव देहात के लोग हैं वो अच्छी तरह से परिचित होते हैं, लेकिन शहर वाले इन चीज़ों से थोड़ा अनजान होते हैं। तो मैं शहर वालों के लिए बता दूं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। जब भी जिंदगी में ऐसी चीज़ों का ज्ञान भी रखना बहुत लाजमी होता है, क्योंकि जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं ऐसी चीज़ें पूछ लिया करते हैं, तो वहाँ पे हमारा ज्ञान हमें क्या नीचा दिखाने के काबिल आता है। तो ये ज्ञान भी बढ़ा सकते हैं इससे, और इससे हम नॉलेज भी बढ़ा सकते हैं और एग्जाम भी क्रैश कर सकते हैं। तो सोचिए, सबसे पहले खसरा क्या होता है। खसरा एक प्रकार का ऐसा रजिस्टर होता है या दस्तावेज होता है जो किसी भी गांव के या ग्राम सभा के, किसके, किसी भी गांव या ग्राम सभा के जमीन के, ठीक है, किसी भी ग्राम या ग्राम सभा या जमीन, किसी गांव या ग्राम सभा के जमीन के उस टुकड़े में उगाई जाने वाली सारी फसलों का जो लेखा जोखा एक रजिस्टर बनाया जाता है, वही खसरा कहलाता है। जो रजिस्टर बनाया जाता है वहां के किसी गांव या ग्राम सभा में जितनी भी जमीन पाई जाती है, जमीन के जो किसी भाग पे, पर्टिकुलर भाग पे किसी पर्टिकुलर व्यक्ति द्वारा जो उगाई जाने वाली फसलें हैं, उनका जो लेखा जोखा है वो हमारा क्या कहलाता है? खसरा कहलाता है। और आप एक जानते हैं इसको तैयार कौन करता है? लेखपाल। इसे कौन तैयार करता है? लेखपाल। इसमें होते क्या है? कृषि के आंकड़े। इसमें क्या होते हैं? कृषि के आंकड़े होते हैं। किसमें? खसरे में कृषि के आंकड़े होते हैं। और खतौनी के लिए आवश्यक तथ्यों का भी उल्लेख किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? खसरे में खतौनी के लिए आवश्यक तथ्यों का भी उल्लेख किया जाता है। ठीक। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खसरे में कुल कितने खाने होते हैं? खसरे में कितने खाने होते हैं? 22 खाने होते हैं। ठीक है। खतौनी में कुल कितने खाने होते हैं? 13 खाने होते हैं। कितने खाने होते हैं? 13 खाने होते हैं। ठीक। अब एक और चीज आप देखिए, क्या कि पटवारी शब्द का प्रारंभ सर्वप्रथम कब हुआ था? यानी कि जो लेखपाल है, जिसका पुराना नाम पटवारी हुआ करता था, उसका प्रारंभ किस समय में हुआ था? तो भूमि की नाप जोख है, इसका लेखा जोखा के लिए प्रारंभ सूरी के जमाने में हुआ था। ठीक है। तो आज हम लोग दोस्तों, ये केवल आप ये नहीं कह सकते कि ग्रामीण विकास है, इसमें हर एग्जाम में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है। और आप देखेंगे कि ये जो मैं फैक्ट बता रहा हूं, इससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए। ठीक। तो क्या है, किसके समय में पटवारी का नाम बदलकर लेखपाल कर दिया गया? सोचिए, आज तक आप कभी जाने नहीं होंगे। तो हमारे ये कौन है? हमारे प्रधानमंत्री हैं। हमारे कौन है? प्रधानमंत्री हैं। कौन से प्रधानमंत्री? चौधरी चरण सिंह। कौन से प्रधानमंत्री? हमारे चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह की सरकार ने क्या किया था? चौधरी चरण सिंह की सरकार ने किया था, क्या किया था? चौधरी चरण सिंह की सरकार ने क्या किया था कि जो हमारे पास पटवारी हुआ करता था, उसका नाम बदल करके क्या कर दिया? लेखपाल कर दिया। उसका नाम बदल के क्या कर दिया? लेखपाल कर दिया। किसने कर दिया? चौधरी चरण सिंह ने। ठीक है। चौधरी चरण सिंह सीएम हुआ करते थे उत्तर प्रदेश के एक समय में, तो उन्होंने ये क्या किया था? बहुत अच्छा किसानों के लिए काम किया था। ठीक। और उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम, क्या? भू राजस्व अधिनियम की धारा कौन सी? प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन मिला था।
धारा कौन सी 33 में क्या वर्णित है? वार्षिक रजिस्टर। क्या वर्णित है? वार्षिक रजिस्टर। और जो वार्षिक रजिस्टर होता है उसी को क्या कहा जाता है? खतौनी कहा जाता है। अभी मैंने बताया उसी को क्या कहा जाता है? खतौनी कहा जाता है। खसरा एवं खतौनी को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसे? अधिकार अभिलेख कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिकार अभिलेख। अधिकार अभिलेख मतलब किसके पास कितनी भूमि या जमीन है, उस भूमि या जमीन का मालिक कौन है, उसी को क्या कहते हैं? इसमें किसमें रिप्रेजेंट किया जाता है? खसरा और खतौनी में। इसीलिए उसे क्या कहा जाता है? अधिकार अभिलेख कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं हमारे पास भूलेख निरीक्षक कौन होता है। ठीक है, जो लेखपाल होता है वो तो चीजों को तैयार करता है, लेकिन इसका निरीक्षण कौन करता है? कानून गो करता है, जिसे राजस्व निरीक्षक कहा जाता है। कानून गो करता है और इसका कहा जाता है? राजस्व निरीक्षक कहा जाता है। नेक्स्ट है अमीन कौन होता है? अमीन, अमीन जो पहले उस समय पुराने जमाने में जो कर लिया करते थे उन्हीं को अमीन कहते हैं, लेकिन आज ये क्या करते हैं? भू राजस्व वसूल करते हैं। क्या करते हैं? भू राजस्व, जिसे आप कहते हैं सिंचाई या बाकी। क्या कहते हैं? सिंचाई या बाकी। आपके जितने बीघे जमीन है सरकार उसमें जो टैक्स लगाती है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? बाकी। और जो आप नहर वगैरह से सिंचाई या सरकारी नलकूप पर सिंचाई करते हैं उसकी जो वसूली होती है वो कौन करता है? अमीन। कौन करता है? अमीन करता है। ये बिल्कुल लेखपाल की तरह सरकारी कर्मचारी होता है जो विभिन्न ग्राम सभाओं से वसूली करता है। ठीक है, विभिन्न ग्राम सभाओं से क्या करता है? वसूली करता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्या? क्या क्वेश्चन हमारा? तहसील दिवस का आयोजन कब होता है? जब जाति आय प्रमाण पत्र बनाने जाते थे पहले, अब तो ऑनलाइन हो गया है। जब पहले जाते थे तो देखते थे जिस दिन तहसील दिवस है यार उसी दिन चलें, लेखपाल भी मिलेगा, कानून गो भी मिलेगा, तहसीलदार भी मिलेगा। नहीं 10 चक्कर लगवाते हैं ये लोग, ठीक, क्योंकि गाँव में आते नहीं हैं, 10 चक्कर लगवाते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। तो अब क्या हो गया, इसलिए पहले ये जानना जरूरी था, अब तो ऑनलाइन हो गया है। तो तहसील दिवस का आयोजन कब होता है? प्रत्येक माह की प्रथम और तृतीय मंगलवार को। कब? किस दिन? मंगलवार, यानी कब? ट्यूसडे को। कब होता है? ट्यूसडे को होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है दाखिल खारिज। क्या? दाखिल खारिज। दाखिल खारिज क्या होता है कि जब हम कोई जमीन या प्लाट खरीदते हैं तो उसको रजिस्ट्रार ऑफिस में जा करके जो तहसील में होता है वहाँ क्या कहते हैं? अपने नाम लिखवाते हैं। ये जो प्रक्रिया है, जो ये प्रोसेस है, इसे क्या कहते हैं? बैनामा कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? बैनामा कहते हैं। बैनामा करने के 1 महीने बाद या 3 महीने बाद, जब भी, पहले तो 6 महीने या 2 साल 1 साल हुआ करता था कि कोई जबरदस्ती तो नाम नहीं करवा लिया, लेकिन अब ये टाइम ड्यूरेशन क्या किया गया है? कम कर दिया गया है। अब तो 1 महीने या 3 महीने, 1 महीने के बाद कभी भी आप क्या कर सकते हैं? दाखिल खारिज करवा सकते हैं। दाखिल खारिज का मतलब ये होता है कि जो जमीन आपने खरीदी है वो जमीन उसने तो पैसा लेकर के आपके नाम कर दी, लेकिन उसका रजिस्टर में चढ़ना आवश्यक होता है और पहले वाले मालिक का नाम कटवाना पड़ता है। इसी को क्या कहते हैं? दाखिल खारिज। दाखिल खारिज का मतलब होता है कि पहले वाले का नाम खारिज कर दो और नए वाले का नाम दाखिल कर दो। इसी को क्या कहते हैं? दाखिल खारिज कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है क्या? ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है। देखिए इस क्वेश्चन पे बारे में आप देखिए, ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा गया है। कौन सा? कृषि वर्ष कब से कब तक चलता है? कृषि वर्ष कब से कब तक चलता है? उठा लो। कृषि वर्ष कब से कब तक चलता है? तो कृषि वर्ष हमारा कब से कब तक चलता है? 1 जुलाई से। कब से चलता है? 1 जुलाई से लेकर के प्रारंभ होता है, कब तक चलता है? 30 जून तक। कब तक? 1 जुलाई से प्रारंभ होता है और अगले 30 जून तक। किस तक? अगले 30 जून तक चलता है। इस बीच का जो मध्य समय होता है वो कितना होता है? 1 ईयर होता है। कितना मध्य समय होता है? 1 ईयर होता है। और इसी को क्या कहते हैं? इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं कि कृषि वर्ष। इसी को क्या कहते हैं? इस बीच के टाइम ड्यूरेशन को क्या कहते हैं? कृषि वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? कृषि वर्ष कहते हैं। चलिए, आपको लग रहा होगा कि ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब आगे चलते हैं।
चीजें हैं जो शहर के लोग हैं वो मुझे लगता है इन चीजों से अवेयर नहीं होंगे कि कृषि उपयोग में आने वाले कौन कौन से यंत्र होते हैं। कृषि उपयोग में आने वाले कौन कौन से यंत्र होते हैं। बहुत तरह तरह के यंत्र होते हैं और उन तरह तरह के यंत्रों में कुछ निराई के काम में आते हैं। किसके काम में आते हैं? निराई के काम में आते हैं। कुछ जुताई के काम में आते हैं। जो जुताई के काम में आते हैं, पहले जमाने में देसी हल चला करता था, ठीक है, मेस्टन हल चलते थे, ठीक, और पंजाबी हल चला करते थे, पत्थर तोड़ हल चला करते थे, बहुत तरह के हल चलते थे। क्या चलते थे? बहुत तरह के हल चलते थे। लाइए आपको इसकी एक इमेज दिखाते हैं। इसकी क्या दिखाते हैं? एक इमेज दिखाते हैं, है ना। ये देखिए, ये हमारे क्या है, कुछ कृषि यंत्र हैं। कृषि यंत्र में आप ये देख रहे होंगे, ये हमारा क्या है, ये हमारे देसी हल हैं। पुराने जमाने में इस तरह के हल हुआ करते थे, ठीक है। किस तरह के? इस तरह के। यहाँ पे एक लोहे, ये लकड़ी का एक राड होता है, ये लकड़ी की एक मुठिया होती है, यहाँ लोहे का लगा होता है और इसके किसमें किया जाता है? बैल में नाद दिया जाता है। क्या किया जाता है? बैल में नाद दिया जाता है। फिर इसके बाद उसमें कुछ परिवर्तन हुआ और लोहे को बनाया गया और उसे शाबाश हल करते हैं। ये कानपुर में चलने वाला देसी हल है। कहाँ पे चलने वाला? कानपुर में देसी हल है। तो जो देसी हल है काहे में उपयोग होता है? जुताई में। मेस्टन हल काहे में प्रयोग होता है? मिट्टी पलटने में। कंद वाली फसल कौन सी होती है? जिसमें मिट्टी चढ़ाया जाता है, जैसे आलू। और डिबलर फसल बीज बोने का यंत्र होता है। डिबलर क्या होता है? बीज बोने का यंत्र होता है। कंद वाली फसल जिसमें मिट्टी चढ़ाई जाती है, जैसे आलू। मेस्टन हल से मिट्टी पलटने वाला, और देसी हल ये होता है। और आजकल तो आप जानते हैं कि बड़े बड़े हल चलने लगे हैं। आपको डिबलर भी दिखा देते हैं। क्या दिखा देते हैं? डिबलर भी दिखा देते हैं। ये देखिए डिबलर है। ये क्या है? डिबलर है। और ये आपके देखिए, ये आपके क्या है? हंसिया है। ये आपके क्या है? हंसिया, जिससे काटा जाता है। ये दांतेदार हंसिया है। ये सिंपल हंसिया है, जिससे फसल क्या की जाती है? काटी जाती है। तो देख लीजिए यहाँ सर। और ये ट्रैक्टर में यूज होने वाले, किसमें? ये ट्रैक्टर में यूज होने वाले, जिसे कल्टीवेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? कल्टीवेटर। ये तवा वाला हल है। ये हमारा 3 फर वाला हल है। ये हमारा अक्सर यूज होने वाला हल है। आवाज बहुत आ रही, दरवाजा बंद कर दो। ये मिट्टी पलटने वाला हल है। तो ये बहुत तरह के हल और क्या कहते हैं, चीजें हैं जो बहुत ही क्या हैं, इंपॉर्टेंट हैं। जो बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट हैं। ठीक। तो अब हम लोग देखते हैं इससे आगे की कुछ चीजें। जैसे, ठीक है, हम क्या कहें, जैसे हम क्या करें, एग्रीकल्चर के यंत्र जो हैं, क्या देखते हैं? एग्रीकल्चर के क्या यंत्र, एग्रीकल्चर के क्या देखेंगे? यंत्र देखेंगे। तो एग्रीकल्चर वाले देख लेते हैं। किस में देखते हैं? एग्रीकल्चर वाले देखते हैं, है ना। कृषि में उपयोग होने वाले उपकरण देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, ये कुछ उपकरण हैं जो कृषि में उपयोग होने वाले होते हैं। ठीक। ये देखिए, ये मिट्टी पलटने वाला जो ट्रैक्टर से जुताई वाले हैं, जिसे हैरो कहते हैं। क्या कहते हैं? हैरो कहते हैं। ये क्या है? हैरो है। ठीक। एक कल्टीवेटर होता है। ये और भी तमाम चीजें हैं जो बीज बुआई के काम आती हैं। ठीक है। और ये धान काटने वाली हमारी मशीन है। ये कौन सी मशीन है? जो धान काट करके दे देती है। क्या करती है? ये देखो, देसी किसान जो है जोत रहा है। ये क्या कर रहा है? जोत रहा है देसी वाले हल से। क्या कर रहा है? देसी वाले हल से जोत रहा है। और कुछ क्या कहते हैं, औजार हम आपको दिखा देते हैं। ठीक। जैसे बागवानी उपकरण है। क्या है? बागवानी उपकरण है। ठीक। क्या दिखा दें? ये बागवानी के में प्रयोग होने वाले क्या हैं, उपकरण हैं। ये देख लिए, इस तरह के उपकरण होते हैं जो बागवानी में पत्ते वत्ते पेड़ वेड़ काटने के लिए होते हैं। ये उसकी चीज़ें साफ करने के लिए होते हैं। ये देखिए, बड़ा सा चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा, किस तरह से उनके बीच का कबाड़ निकाला जाता है। कीड़े लग जाते हैं तो दवा कैसे छिड़की जाती है। ठीक है।
कैसे छिड़की जाती है। तो ये सारे यंत्र हैं, आप इनको जान लीजिए कौन किससे है, क्या काम होता है किससे, है ना। तो ये कई सारी चीजें हैं जो आपके लिए बहुत ही जानना आवश्यक होता है ना। ड्रिल करने वाले बहुत सारी चीजें होती हैं, दवा छिड़कने वाली बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। ये देखिए, ये कैंची से काट रहा चीजों को, क्या कर रहा है, कैंची से चीजों को क्या कर रहा है, काटा जा रहा है, जो अभी यहाँ पे लिए था। तो तरह तरह के उपकरण आपको देखने को मिलते हैं, तरह तरह के उपकरण क्या होंगे आपको देखने को मिल जाते हैं। तो उनमें से अब जैसे हम एक और चीज दिखा रहे हैं आपको कि निराई में प्रयोग होने वाले, किसमें, निराई में प्रयोग होने वाले, जिसे हम क्या कहते हैं, खुरपी, जिसे क्या कहते हैं, खुरपा या खुरपी, क्या कहते हैं। ये देखिए जो गुड़ाई और निराई में प्रयोग होते हैं, ये हमारे क्या है, ये हमारे क्या खुरपी है, जो हम किस में प्रयोग करते हैं, गुड़ाई के लिए, निराई के लिए। ये कटाई के लिए प्रयोग होते हैं, ये घास वास निकालने के लिए प्रयोग होती हैं, किसके लिए, और ये काटने के लिए प्रयोग होते हैं, है ना। तो इस तरह से बहुत सारे यंत्र होते हैं जो हम लोग, जो लोग शहर में हैं खास करके, वो लोग नहीं देखते। तो हर तरह की अलग अलग कैटेगरी की खुरपियाँ आती हैं, अलग अलग कैटेगरी के हंसिया आते हैं। देखिए किस किस तरह के स्टैंडर्ड खुरपी और हंसिया आपको देखने को मिलते हैं, है ना, मिल रहे हैं कि नहीं। देखिए कितने, ये कुदाल आती है, जैसे लहसुन वगैरह लगाना होता है, ठीक है, और बहुत सारे जो काम होते हैं। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे काम इनसे, निराई वाले हथियारों से, यंत्रों से कर सकते हैं, है ना। ये देख लीजिए बहुत सारे यंत्र आपको देखने को मिल गए। चलिए अब आते हैं फिर से अपने टॉपिक पे और देखते हैं कि कौन कौन से हल हम लोग प्रयोग में लाते हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, ये हमारा क्या है, देसी हल है, ये मेस्टन हल है। मेन चीज़ यही दोनों लगभग पूछे जाते हैं। एक होता था पंजाबी हल, क्या होता था, पंजाबी हल, है ना। तो कई तरह के हल होते हैं। ये निराई में काम आने वाले, निराई में काम आने वाले कौन सा, कुदाली, खुरपी जो अभी हम दिखा रहे थे आपको, स्पाइक टूथ हैरी दिखा रहे थे, ट्रिंग हैरी दिखा रहे थे। कानपुर में जो कल्टीवेशन यूज होते हैं, फावड़ा आप जानते हैं, इस तरह का लकड़ी का बना होता है, इस तरह से उसमें लगा होता है, उससे खुदाई करते हैं, ये फावड़ा है। मिट्टी को बराबर करने वाला ये पाटा या रोलर जिसे कहते हैं, मिट्टी को बराबर करने वाले क्या कहते हैं, पाटा या रोलर कहते हैं, ठीक। अगर चाहें तो हम आपको पाटा भी दिखा सकते हैं, आपको क्या दिखा सकते हैं, पाटा भी दिखा सकते हैं। आप देख लीजिए, आपको पाटा भी दिखा देते हैं, ठीक है, क्या दिखा देते हैं, पाटा या रोलर, है ना, क्या दिखा दे, पाटा या फिर क्या, रोलर। चलिए अभी आ नहीं रहा, बाद में हम उसको दिखाएंगे, ठीक है। अभी जब क्लास खत्म होगी तब हम उस पर बात करेंगे, ठीक। अभी अपने उस पर आते हैं। वैसे क्या होता है, लकड़ी का ये बना होता है बराबर करने वाला, इस तरह से, किसका बना होता है, लकड़ी का बना होता है इस तरह से चौड़ा सा, और जो बना होता है इसमें घाट बने होते हैं, यहाँ से रस्सी बांध दी जाती है। रस्सी को या तो ट्रैक्टर में बांध दिया जाता है, या फिर जो बैल होते हैं उनके हल में बांध दिया जाता है, और ये बराबर करके मिट्टी को चलता रहता है। और फरुई जो लहसुन वहसुन लगाने के आते हैं,
पेरने का कोल्हू जिसमें तेल निकाला जाता है, हंसिया जिससे काटा जाता है, पांचा जो 5 प्रकार के बराबर किया जाता है, घास का बग्खा जो घास छीला जाता है, थ्रेसर जिससे गेहूं कतराई होती है, ठीक है, दवा छिड़कने वाला यंत्र जिसमें स्प्रे टाइप किया जाता है, ठीक, और भी जैसे रोलर है, आपका ट्रैक्टर है, रंगने वाले ट्रैक्टर है, खाद डालने वाले ट्रैक्टर हैं, मशीन है, डिश है, रो है। तो ये सब तरह तरह के यंत्र हैं जो आपको प्रयोग में दिखाई देते हैं। कुछ और यंत्र होते हैं जैसे बोने का, भूसा अलग करने का यंत्र होता है। तो ये सब कृषि में उपयोग होने वाले यंत्र हैं जिनका आप कुछ इम्पोर्टेंट हैं जिनको आप क्या करिए, याद कर लीजिए। इस तरह के ये हैं, ये हमेशा पूछे जाते हैं ये चीज़ें, इनको याद कर लीजिए, ठीक है। बिना इनके आपका काम चलने वाला नहीं। जो देहात के लोग हैं वो तो सभी जानते हैं, शहर वालों को थोड़ा जानकारी नहीं होती है, इसीलिए ग्रामीण विकास पढ़ना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। चलिए अब और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की तरफ बात करते हैं। क्या करते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करते हैं पॉइंट पे, और वो हमारे क्या हैं देख लीजिए। वो हमारे पॉइंट हैं जो कुछ इंपॉर्टेंट हैं, उनमें से पहला हमारा है गट्ठा से तात्पर्य क्या है। गट्ठा से क्या तात्पर्य है, आप पढ़ रहे थे अभी यूनिट गट्ठा, मैंने यूनिट पढ़ाई है। तो गट्ठा क्या होता है, ये एक प्रकार का क्या होता है, जरीब में इसके कुल नाप के 10वें अंश के बराबर नाप का एक छोटी लंबाई का नापने वाला बांस होता है। क्या होता है, बांस होता है। तो गट्ठा किसका बना होता है, बांस का बना होता है। गट्ठा का तात्पर्य जरीब का 1/10वां भाग, ठीक है। भूमापन के उपयोग होने वाले यंत्रों के कारण दीर्घ काल तक जो उनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, उनमें कई सारी जरीब आती हैं। गुंटरी जरीब आती है, मीटर जरीब आती है, गज जरीब आती है, शाहजहानी जरीब आती है। कौन सी, शाहजहानी जरीब आती है, घंटी जरीब आती है, कई सारी जरीब आती है, ठीक। और वो कितने की होती है जो शाहजहानी घंटी जरीब होती है, 165 फीट की होती है। तभी मैंने 165 × 165 बराबर बताया था कि 1 बीघे के बराबर होता है, बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि चकबंदी विभाग क्या कार्य करता है। क्या करता है, चकबंदी विभाग क्या कार्य करता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या था कि पहले जमाने में अधिकतर जो जमीनें हुआ करती थी वो जमींदारों के पास या सरकार के या राजाओं के पास होती थी। तो जो जमीन जहाँ पे किसानी करने वाले लोगों को दी जाती थी, कृषकों को दी जाती थी, वो इधर उधर बिखरी पड़ी रहती थी। तो इसके लिए 1953 में चकबंदी अधिनियम लाया गया और सारी जमीन जो इधर उधर बिखरी थी उनको एक साथ लाया जा सके, जिससे सिंचाई के साधन उपलब्ध कराए जा सके, उसको चारों तरफ भाग दौड़ से टाइम बचाया जा सके और उस पर अन्य भी जो सुविधाएं हो सकें वो उस पर उपलब्ध कर सके। जैसे आजकल गायें खूब छूटी रहती हैं तो उसके लिए तार बांधना पड़ता है। अगर एक ही जगह जमीन होगी तो एक बार बांध दे, और अगर बहुत जगह जमीन होगी तो बहुत जगह तार बांधने पड़ेंगे, ठीक है। इसलिए क्या है, इसे क्या कहते हैं, किसानों की बिखरी जमीन को, किसको, बिखरी जोतों को इकट्ठा करना ही चकबंदी का क्या होता है, उद्देश्य होता है। दूसरा, चकबंदी विभाग का प्रमुख कौन होता है, चकबंदी आयुक्त होता है। उस दिन मैंने प्रैक्टिस सेट में कराया था आपको। जिला स्तर पर चकबंदी का सर्वेक्षण अधिकारी कौन होता है, जिला उप संचालक चकबंदी अधिकारी। कौन, उप चकबंदी अधिकारी होता है ना। और एक चीज देखिए, चकबंदी लेखपाल चकबंदी आयुक्त के अधीन होते हैं। ये भी उस दिन मैंने बताया था। क्या होते हैं, चकबंदी लेखपाल चकबंदी आयुक्त के अधीन होते हैं। जबकि कौन, राजस्व लेखपाल किसके अधीन होते हैं, डीएम के अधीन होते हैं। राजस्व लेखपाल किसके अधीन होते हैं, डीएम के अधीन होते हैं। नेक्स्ट, चकबंदी का वास्तविक कार्य क्या है। चकबंदी का वास्तविक कार्य कौन करता है, जो चकबंदी का लेखपाल होता है। चकबंदी लेखपाल अलग होता है और राजस्व लेखपाल अलग होता है, ठीक है। चकबंदी प्रक्रिया राज्य सरकार की होती है। कौन करवाता है, राज्य सरकार। ये एक कल्याणकारी योजना है जिससे उसका एफर्ट, टाइम, चीजें ना बच पाए, जमीन इकट्ठा हो जाए, वहां पे आने जाने का साधन हो जाए, ठीक है, सिंचाई के साधन हो जाए,
इसीलिए क्या किया गया था, चकबंदी अधिनियम लाया गया था। कब लाया गया था, 1953 में लाया गया था। इसीलिए क्या लाया गया था, चकबंदी अधिनियम कब लाया गया था, 1953 में लाया गया था। और भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 23, एक अधिनियम आया 1901 में अंग्रेजों के जमाने में। इसकी धारा 23 में किसके बारे में उल्लेख किया गया, लेखपाल के बारे में। ये भी मैं उस दिन आपको प्रैक्टिस सेट में करवा चुका हूँ। ये भी किस में करवा चुका हूँ, प्रैक्टिस सेट में करवा चुका हूँ। तो आप प्रैक्टिस सेट आप एक बार फिर से देख लीजिएगा। मैंने कहा था कि जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं लेके आया हूँ। और आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि कोई भी क्वेश्चन आपका ग्राम विकास से जो आएगा वो छूटेगा नहीं। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा इसके बाद, वो हमारा टॉपिक होगा रिसर्च। किसका, ग्रामीण रिसर्च से संबंधित, ग्रामीण परिवेश से रिसर्च से संबंधित टॉपिक होगा, यानी सामाजिक रिसर्च से संबंधित टॉपिक होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट और पॉइंट है उसमें, आप देखिए क्या है। उसमें है कि गणतरी जरीब द्वारा जो सर्वेक्षण किया जाता है या भूमापन किया जाता है गणतरी जरीब द्वारा, उसे कैडस्ट्रल सर्वेक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं, कैडस्ट्रल सर्वेक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं, कैडस्ट्रल सर्वेक्षण कहते हैं। ठीक है। एक और मुख्य क्वेश्चन, विकास खंड का मुख्य कार्यपालक अधिकारी कौन होता है, खंड विकास अधिकारी। कौन होता है, खंड विकास अधिकारी, जिसे बीडीओ कहते हैं। क्या कहते हैं, खंड विकास अधिकारी, जिसे बीडीओ कहते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित खंड विकास अधिकारी का प्रशिक्षण कहाँ होता है, ग्रामीण विकास संस्थान में होता है। कहाँ होता है, ग्रामीण विकास संस्थान। ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है, एक तो हरदोई में ही है। ठीक है। एक विकास खंड में ग्रामों के विकास की जिम्मेदारी किसी दी जाती है। ग्रामों के विकास की भी जिम्मेदारी किसकी होती है, बीडीओ की होती है, जिसके सरकार इस समय पद नहीं निकाल रही, दूसरे अधिकारियों को दे रखी है, जिससे उससे जो कमाई होती है वो अपने बांट लेते हैं और पद नहीं निकाल रही। बहुत से 400-500 पद खाली पड़े हुए हैं बीडीओ के, हजारों पद, जो अगर जोड़ दे पीसीएस में तो बहुत सारे लोगों का भला हो जाएगा। लेकिन एक एक जगह का चार्ज दूसरे को दिए रहती सरकार, लेकिन निकाल नहीं रही पद। ठीक है, पद क्या नहीं कर रही गवर्नमेंट, निकाल नहीं रही। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखपाल कौन होता है। लेखपाल गांव स्तर पर सरकारी क्या होता है, कर्मचारी होता है। गांव स्तर पर क्या होता है, सरकारी कर्मचारी होता है। गांव स्तर पर क्या होता है, सरकारी कर्मचारी होता है। ठीक है। और दोनों चीजें, चकबंदी लेखपाल और भू राजस्व लेखपाल, दोनों में अंतर होता है, लेकिन दोनों के पास दोनों तरह का ज्ञान होना आवश्यक होता है। ठीक है। और भू सर्वेक्षण के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग होता है, जरीब। जरीब का फिगर भी मैं एक बार आपको दिखा चुका हूं। ठीक है। आते हैं नेक्स्ट में। ठीक। अब मुख्य व्यवसाय जो कृषि है, कहाँ का, उत्तर प्रदेश का क्या है, जो मुख्य व्यवसाय कृषि है, उसमें किसके 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार अगर देखा जाए तो कृषि कर्मकारों का योगदान कितना है, 59.3%। कभी कभी सीधे डेटा पूछ लिया जाता है और पीसीएस और आरओ में भी ये डेटा पूछा जाता है। पीसीएस और आरओ जैसे क्वेश्चन में भी ये डेटा पूछा जाता है, तो ये तो एकदम रट लीजिए। ठीक है। और जिसमें कुल कृषि श्रमिकों के दीर्घकालिक और अल्पकालिक श्रमिक मिलाकर के कितने हैं, 3.3% है। ठीक है। और जो दीर्घकालिक और अल्पकालिक कृषक हैं वो कितने हैं, 29 पॉइंट कितने हैं, 29% है। कितने हैं, 29% है। और इसके अलावा राज्य अर्थव्यवस्था में कृषि एवं संबंधित क्षेत्र का प्रतिशत कितना है, संबंधित क्षेत्र का प्रतिशत कितना है, 23.9% है। कितना है, 23.9% है। सोच लीजिए कि राज्य अर्थव्यवस्था में कितना प्रतिशत है, 23.9% है। इसी कारण उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है उसे कृषि की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। कैसा, जो अर्थव्यवस्था है उसमें कृषि का योगदान सबसे ज्यादा हो जाता है, इससे कृषि को अर्थव्यवस्था, उत्तर प्रदेश की कृषि को अर्थव्यवस्था की क्या कहा जाता है, रीढ़ कहा जाता है। ठीक है। अब और भी इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट है जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन तो बहुत ही बार आरओ और पीसीएस में पूछा गया है। कहा उत्तर प्रदेश की जलवायु विविधता के कारण कितने जलवायु क्षेत्रों में इसे बांटा गया है, कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया, 9 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया। कितने में, 9 एग्रो क्लाइमेट जोन। कितने हैं एग्रो क्लाइमेट जोन, 9 एग्रो क्लाइमेट जोन है। और भांवर एवं तराई का क्षेत्र, भांवर एवं तराई आप जानते हैं कि ये हमारा क्या है, इंडिया है, सॉरी
ठीक है। ये हमारा मान लीजिए क्या है, इंडिया है, ये हमारा इंडिया है। और इंडिया के बारे में आप लोग जानते हैं, ठीक है, कि यहाँ से क्या जाता है, हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत के नीचे वाला जो ये भाग है इसे क्या कहा जाता है, तराई कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, तराई कहा जाता है। और यहीं पे क्या होता है, ऊपर से जो पानी के साथ कंकड़ पत्थर आ जाते हैं और वो इकट्ठा हो जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है, भांवर कहा जाता है। जहाँ पे वो मिट्टी खाई जाती है उसे क्या कहा जाता है, भांवर कहा जाता है। तो भांवर एवं तराई के जो क्षेत्र हैं वो कहाँ, सहारनपुर में है, बिजनौर में है, रामपुर में है, पीलीभीत में है, लखीमपुर खीरी और बहराइच। कितने जिले, 1 2 3 4 5 और 6। तराई क्षेत्रों में कितने जिले आते हैं, 6 जिले आते हैं। पश्चिमी मैदान में कौन सा आता है, मेरठ के आसपास के जितने जिले आते हैं, मेरठ के आसपास गाजियाबाद, मेरठ क्या कहते हैं, और वहाँ उस मंडल में आने वाले जितने भी जिले हैं वो सब हमारे इस क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा क्या है, मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। मध्य पश्चिमी मैदानी जो क्षेत्र है उसमें हमारा कौन कौन आता है, बरेली आता है, मुरादाबाद मंडल के जितने, बरेली और मुरादाबाद मंडल के जितने जिले हैं आसपास के वो सभी, यानी कि फर्रुखाबाद के आसपास उस तरफ डांग जाओ, हरदोई से लेकर के उधर के जितने भी जिले हैं वो सारे किस में आते हैं, बरेली और मुरादाबाद के क्षेत्र में आते हैं। तो कई जोनों में बांटा गया। दक्षिणी पश्चिमी समशुष्क क्षेत्र जो आगरा मंडल में आते हैं, जिसमें मथुरा वगैरह सारे डिस्ट्रिक्ट शामिल है, ठीक है, और मथुरा वगैरह सारे डिस्ट्रिक्ट शामिल है। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या आता है, मध्य मैदानी क्षेत्र। और मध्य मैदानी क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें लखनऊ, उन्नाव, कानपुर मंडल के जितने क्षेत्र हैं, उरई और क्या कहते हैं इधर फतेहपुर, इलाहाबाद, और क्या कहते हैं कि इधर के जितने भी क्षेत्र के आते हैं, इनमें कन्नौज है, ठीक है, सब ये जो क्षेत्र आते हैं, क्या कहते हैं आपका देवियापुर वाला क्षेत्र जो है, ये सब जो आता है ये किस में आता है, मध्य मैदानी क्षेत्र में आता है। इसके बाद एक बहुत प्रमुख क्षेत्र है बुंदेलखंड। और बुंदेलखंड के सभी जिले, जिसमें आप जानते हैं राठ है, बांदा है, महोबा है, झांसी है, ठीक है, उरई है, ये सारे कौन कौन से जिले आते हैं, राठ है, जिसे आप क्या कहते हैं, महोबा है, क्या है, महोबा है, बांदा है, क्या है, बांदा है, और क्या, उरई है, क्या है, उरई है, ये सारे जिले जो आते हैं। और झांसी है, क्या है, झांसी है, ये सब किस में आते हैं, बुंदेलखंड में आते हैं। ये सारे किस में आते हैं, बुंदेलखंड में आते हैं। अब अगर हम उत्तर पूर्वी क्षेत्र की बात करें, किसकी बात करें, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं, तो उत्तर पूर्वी मैदान में कौन कौन से जिले आते हैं, अब देख लीजिए, उसमें गोरखपुर मंडल एवं गोंडा मंडल के जिले आते हैं, बहराइच, बस्ती, ठीक है, संत कबीर नगर, ये जितने भी उधर के जिले आते हैं वो सब किस में आते हैं, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। इसके बाद आता है पूर्वी क्षेत्र। इसके बाद कौन सा क्षेत्र आ जाता है, पूर्वी क्षेत्र। पूर्वी क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं, ठीक है, पूर्वी क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं, तो पूर्वी क्षेत्र में हमारा क्या आता है, वाराणसी आता है, आजमगढ़ मंडल के क्षेत्र, प्रतापगढ़ जिला जो इलाहाबाद के उस पार और वाराणसी के उस पास, मिर्जापुर, बदायूं और मिर्जापुर और उधर के जितने जो क्षेत्र आते हैं। विंध्य क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं, सोनभद्र आता है, मिर्जापुर आता है, इलाहाबाद आता है, ये सब किस में, विंध्य क्षेत्र में आते हैं। इस तरह से इनको कई क्षेत्रों में क्या किया गया है, बांटा गया है। इनको क्या किया गया है, कई क्षेत्रों में बांटा गया है। कई क्षेत्रों में क्या किया गया है, बांटा गया है। ब्लू के आने लगा, ठीक। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य हैं जो किसी भी एग्जाम में, चाहे आप किसी भी क्षेत्र का एग्जाम दीजिए, लेखपाल, बीडीओ, आरओ, पीसीएस, या आप क्या कहते हैं, और भी जितने यूपीटीपीएससी और हाई कोर्ट के भी एग्जाम होते हैं, यहाँ तक कि एसएससी के एग्जाम में भी ये सारे क्वेश्चन सीधे पूछे जाते हैं। कितने जलवायु क्षेत्र हैं, इस मंडल में कौन कौन आता है, क्या कहते हैं, बुंदेलखंड मंडल में कौन कौन आता है, मुरादाबाद में कौन कौन आता है, मेरठ में कौन सा आता है, मध्य गंगा में कौन आता है, उत्तरी में कौन आता है, पूर्वी में कौन आता है, मैंने सबको बांट करके आपको दिखा दिया। और इस तरह से आप चीज़ों को देख सकते हैं। आगे आने वाले समय में मैं आपको मैप भी दिखा दूंगा उत्तर प्रदेश का, और उसमें दिखा दूंगा कि कौन सा क्षेत्र कहाँ कहाँ तक किस तरह से फैला हुआ है। तो इसलिए जुड़े रहिए, अगले लेक्चर में फिर से मिलते हैं। तब तक लाइक करिए, शेयर करिए और दोस्तों को भी बताइए
कि जो चीज़ आपको किसी किताब में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी, ये तो किताब का ही डेटा है, लेकिन मैं अन्य तरह से डेटा कलेक्ट करके सब तरह से आपको बताता हूँ। तो इसलिए आप जुड़िए और उस डेटा को करिए और नोट बनाइए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। धन्यवाद। जय हिंद।